हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन सिंह बैस और आज हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे और जिसमें हम ऑर्डर्स तक इनको देखने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की ओर। सो इन दिस फर्स्ट स्लाइड you can see we are starting from the kingdom and we are ending this thing in the species. Okay, so this is a general plan of the classification that we simply going to start with the kingdom and generally going to end in the species. हम जो है kingdom से शुरू करते हैं और species पर जाकर के इसको एंड करने। अब सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम। तो किंगडम चूँकि हमें पता है कि हम जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इसका किंगडम जो है वो एनिमेलिया होगा। बट टू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स हम एक फार्मूला जो है या एक सेंटेंस में कहूँ तो उसे उसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। एंड द सेंटेंस इज़ अबाउट The King Philip came over for good spaghetti. Okay? So हर जो वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर से हम समझ सकते हैं कि उसके फर्स्ट लेटर को अगर हम याद रखें तो सिंपली हम इसके जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है उसको याद रख सकते हैं। क्या इसका सीक्वेंस होगा उसको भी हम याद रख सकते हैं, जैसे कि किंग, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम and C for class, O for order, F for family and G for genus, and spaghetti is the last word, so the S is simply for the species. तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं कि इसका जो सीक्वेंस है वो किस तरह से होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्लासिफिकेशन जो है हम हमेशा सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं और सीक्वेंस में ही हम इसको इजीली समझ सकते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इस स्लाइड में मैंने जो ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है, इस ह्यूमन के एग्जांपल से आपको क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश की है। यू कैन सी दैट द किंगडम ऑफ ह्यूमन इज़ एनिमेलिया। हमें पता है कि जो है हम एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। देन सेकेंड इज़ द फाइलम इज़ कॉर्डेटा। हमारे अंदर सारे कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होते हैं। और उसके बाद क्लास मैमेलिया, यानी क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक मैमल है। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्डर एंड वी नो दैट वी आर प्राइमेट, यानी हम प्राइमेट्स हैं। और नेक्स्ट थिंग है फैमिली, और हमारी फैमिली है होमिनिडाई। इसके बाद जो जीनस है हमारा, इससे आप सब अवेयर हैं कि होमो हमारा जीनस है और जो स्पीशीज़ है वो सेपियंस है। इसके अलावा हम सब स्पीशीज़ की बात करें तो ये भी सेपियंस होती है। और साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें ह्यूमन की तो वो होमो सेपियंस हो जाता है। अब कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में बेटा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि दिस टू आर दिस द सेम थिंग, लेकिन आप क्लासिफिकेशन के बेसिस पर समझ सकते हो कि there is a quite difference between these two. So you can see the phylum is chordata. जो संघ है वो तो chordata है। अब उपसंघ या जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा होता है। इसके अलावा तीन जो सब फाइलम हैं वो भी होते हैं जो कि हम प्रीवियसली जो प्रोटोकॉर्ड्स के क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और इसी सब फाइलम के क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आज हम जो है आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में समझ रहे हैं। तो अब होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है और जो सब फाइलम है और वो वर्टिब्रेटा है। अगर दोनों वर्ड कभी भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सो जनरली जो मेजॉरिटी में बच्चे हैं वो कहेंगे दिस टू आर जस्ट सिमिलर, बट on the basis of classification we can understand that there is a difference between chordata and the subphylum vertebrata. तो आप इसे याद रखेंगे। होप अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो other than this general thing,
कुछ सब कैटेगरीज या कुछ हायर कैटेगरीज भी होती हैं, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लास का एग्जांपल लिया है. यू कैन सी द क्लास, यू ऑल आर फेमिलियर विद द क्लास, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं. अब क्लास के अगर हायर साइड की हम बात करें, अब क्लास के पहले क्या आता है? सो अगेन हम याद करेंगे, किंग फिलिप केम ओवर. ओके, सो द पी फॉर फाइलम. तो फाइलम के बाद जो है जनरली क्लास आती है ना. अब उसमें हम देखते हैं कि क्लास के पहले क्या आ सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द सुपर क्लास विल come before the class, or any kind of super, the term having super will always come before the main category. Okay, so this is the main body or the main category. इसके पहले जो category आएगी, it will always consist of the same thing, the super word. Okay, next हम देखते हैं after that main category, if we further dividing that thing, so it will consist that word sub. मतलब इसमें सब वर्ड जो है वो इंक्लूडेड होगा, और ये बताएगा कि हम इस क्लास के अंदर या इस क्लास के नीचे की कैटेगरी होते हैं. हम ये चीज़ें बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप होप आपको समझ में आया होगा कि सब क्लास क्या है. इसके बाद जो भी है नेक्स्ट हम दूसरी कैटेगरीज की तरफ बढ़ जाते हैं. तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि एक जो मेन बॉडी है या मेन फिगर है, चाहे वो फाइलम हो, क्लास हो या फिर ऑर्डर हो, उनके ऊपर की कैटेगरी को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, उनके कैटेगराइजेशन को, तो उसमें हम सुपर वर्ड का यूज़ करते हैं. अगर उनके बिलो या उनके अंडर की कैटेगरी की बात हम करें, तो अब हम वहाँ पर सब वर्ड का यूज़ करते हैं. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. सो हियर इज़ द फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा. सो दिस इज़ द आउटलाइन क्लासिफिकेशन. इस आउटलाइन क्लासिफिकेशन में हम आउटलाइंस के थ्रू समझते हैं दैट व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी बिटवीन दिस फाइलम, सब फाइलम, क्लासेस एंड ऑर्डर. सो इन दिस स्लाइड वी आर टोटली फोकसिंग ओनली द फाइलम एंड द सब फाइलम. ओके, तो फाइलम हमें पता है कि दैट वी सिंपली गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉर्डेटा. तो हम कॉर्डेटा के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. अब जो कॉर्डेटा है, इस कॉर्डेटा को हम 4 सब फाइलम्स में डिवाइडेड करते हैं, जिनमें से जो हायर मोस्ट सब फाइलम है या सबसे एंड में जो आता है, दैट इज़ वर्टिब्रेटा, या उसका दूसरा नाम हम अगर कहें, सो दिस वन इज़ द क्रेनिएटा. तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि दैट कॉर्डेटा इज़ जस्ट नॉट ओनली द मीनिंग दैट इट इज़ सेम एज द वर्टिब्रेटा. There is a difference between these two, and chordata also having the adelochordata, tunicata and the acrania, or simply the cephalochordata. Okay, so you can see we are starting with this phylum. हम इस phylum से इस सब phylum से start करते हैं. So this is the first subphylum, the adelochordata. Actually there is a spelling mistake, so just make it correct with the chordata. So इसको हम देखते हैं hemi. So always remember that the hemi word is for half. Okay, hemi का मीनिंग ये है half. इस half टर्म से आप समझ सकते हैं कि it is having or it is wearing half the characteristics of chordata. Okay, कॉर्डेटा के कुछ स्पेसिफिक जो हैं की कैरेक्टर्स होते हैं, एंड दे आर इन नंबर 4. वो 4 नंबर्स में होते हैं. फर्स्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज़ द डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. ठीक है, सबसे पहला है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी जो नर्व कॉर्ड की पोजीशन है वो डॉर्सल सरफेस पे होगी, और वो कैसी होगी? ट्यूब शेप की होगी, यानी ट्यूबुलर होगी वहाँ पर. सेकंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो सेकंड कैरेक्टर में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यानी जो फेरिंग्स का पोर्शन होता है, उस फेरिंग्स के रीजन में इनमें क्या पाए जाने चाहिए? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. थर्ड की अगर हम बात करें, सो इट इज़ सिंपली अबाउट द डॉर्सल notochord, and the fourth and the last one is the
पोस्ट एनल टेल। ओके, अब टेल यानी पूंछ, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पूंछ ऑलमोस्ट बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन आप टेल का एक स्पेसिफिक थिंग को याद रखें, दैट द एनल पोर, ओके, द एनल पोर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एनल पोर एंड द टेल इज लाइंग आफ्टर दैट। इस एनल पोर के बाद में यहाँ पर अगर टेल प्रेजेंट है, देन वी विल कंसिडर दैट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा। टेल तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है और जो एनस है वो भी होता है, बट एनस की पोजीशन जो है जनरली टर्मिनल जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में होती है, लेकिन ये टर्मिनस पोजीशन हम जो है कॉर्डेटा में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर इस टेल के पहले ये एनस का पोर प्रेजेंट है, देन वी कैन सिंपली कंसिडर दैट दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ओके, अब फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट द नर्व कॉर्ड इज फाउंड generally in the embryonic condition. Okay, if we talk about the human being, that in adult we can see it is replaced by the spinal cord, यानी मेरु रज्जु जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो नर्व कॉर्ड के ही डेवलप्ड फॉर्म के रूप में होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर ह्यूमन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट द ह्यूमन डज नॉट वेयरिंग द कॉर्डेटा कैरेक्टर, क्योंकि उसमें तो टेल भी नहीं है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आप ये याद रखें कि दैट द नर्व कॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड विद द स्पाइनल कॉर्ड। इस नर्व कॉर्ड को जो है स्पाइनल कॉर्ड रिप्लेस कर देती है एडल्ट्स में या हायर वर्टिब्रेट में। सेकेंड, द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स वाला जो पोर्शन है, इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द फिशेज, बिकॉज फिशेज गॉट द यूज ऑफ दैट थिंग। फिशेज में ये गिल स्लिट्स जो हैं वाटर के एग्जिट या एंट्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दे कैन ईजिली डू द रेस्पिरेशन। बट in the higher vertebrates we see that the respiratory organ is not gill. gill जो है वहाँ पर respiratory organ के फॉर्म में काम नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर lungs जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं। तो pharyngeal gill slits अगर हम देखना चाहें तो ये ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में अपीयर होते हैं, लेकिन एक एडल्ट में नहीं देखने को मिलते हैं। द थर्ड कैरेक्टर इज नोटोकॉर्ड। सो I just want you to remember just two things, that the nerve cord is going to form the spinal cord. Okay, spinal cord, और जो notochord है that is going to form the vertebral column or simply the vertebra. जो vertebrae हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर है, वो इसी नोटोकॉर्ड के थ्रू रिप्लेस कर दी जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द नर्व कॉर्ड टू द वर्टिबल कॉलम और द स्पाइनल कॉर्ड टू द वर्टिबल कॉलम। जस्ट फोकस ऑन द थिंग दैट द नर्व कॉर्ड इज गोइंग टू रिप्लेस द स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जो कि बीच का धागा होता है। नोटोकॉर्ड इज गोइंग टू रिप्लेस द वर्टिबल कॉलम, और इस धागे में एक मोती के समान जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मोती के समान ही हम उसे कहेंगे एक धागे में, क्योंकि मोती की माला अगर हम बनाते हैं तो उसमें धागा होता है बीच में और मोती ऊपर से हम उसमें पिरो देते हैं। तो दिस द पर्टिकुलर मोती है ना, जो ये मोती हैं, उसे हम इस तरह से समझें कि ये जो है वर्टिबल कॉलम के फॉर्म में वहाँ पर होंगे। तो अब जो नोटोकॉर्ड है वो ह्यूमन में परसिस्ट करती है ओनली इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, बट एज द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम। तो वहाँ पर ये नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब ये तो मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स बता दिए, की कैरेक्टर्स थे फाइलम कॉर्डेटा के। नाउ I think I should clear the screen. So अब हम इसको अलग कर देते हैं, यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि सिंपली अब मैं आपको
जो है नेक्स्ट सब फाइलम से अब हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा. और आपको समझ में आया कि क्यों हम कॉर्डेटा के 4 की कैरेक्टर्स के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे. अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल द सब फाइलम्स इज़ गोइंग टू बेयर द एंटायर कैरेक्टर एज वी मेंशन्ड अर्लियर. ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जितने भी कॉर्डेटा के 4 कैरेक्टर हैं, की कैरेक्टर है, वो सब के सब फाइलम में देखने को मिले. फॉर एग्जाम्पल द हेमी कॉर्डेटा. I've told you that the word hemi stands for the half, so it is going to bear half the chordata character. Okay, now it is clear that I'm going to tell you the example of adilochordata. It's the balanoglossus. Adilochordata का जो example है वो balanoglossus है. And one thing to remember that we are discussing about the classification according to Parker and Haswell, the 7th edition book. So 7th edition book में ये mention किया गया है. हालांकि at present the hemichordata is now a separate phylum and the phylum chordata is bearing only 3 phylum. तो हेमिकॉर्डेटा को अब एक अलग फाइलम के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन क्योंकि हम प्रिफ़र कर रहे हैं पार्कर एंड हैज़वेल की बुक को, जो कि जनरली एक डिग्री कोर्स में प्रिफ़र की जाती है, इसके क्लासिफिकेशन को हम प्रिफ़र करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एडिलोकॉर्डेटा जो है स्टिल इन द फाइलम कॉर्डेटा. और बेलेनोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है. तो अब इसमें बेटा जो बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होती है, उस बक्कल डाइवर्टिकुलम को एक नोटोकॉर्ड के फॉर्म में जो है पहले आइडेंटिफाई किया गया. ठीक है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई कि दिस इज़ नॉट द नोटोकॉर्ड बट इट्स जस्ट अ डाइवर्टिकुलम फॉर्म्ड इन द बक्कल कैविटी. मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट इज़ द पार्ट ऑफ दैट नोटोकॉर्ड एंड नर्वकॉर्ड पार्ट. ओके, तो इस तरह से ये पता चल गया कि अब ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी एक कैरेक्टर वहाँ पर लाई कर रहा है, यानी लैक कर रहा है कि इस तरह से होता है. हालांकि कुछ कैरेक्टर्स इनमें हैं, जैसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड है, तो ये 2 कैरेक्टर्स तो इसमें मिलते हैं. तो आपने देखा कि 2 कैरेक्टर प्रेजेंट हैं. ओके, 2 कैरेक्टर कौन से प्रेजेंट हैं? nerve cord and the pharyngeal gill slits, बट 2 कैरेक्टर इसमें एब्सेंट है. अब ये 2 कैरेक्टर कौन से एब्सेंट हैं? तो फर्स्ट थिंग इज दैट दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड बट इट वाज जस्ट द डाइवर्टिकुलम, बक्कल डाइवर्टिकुलम. सेकेंड वन इज दे डू नॉट हैव पोस्ट एनल टेल. दे हैव अ टेल, अ लॉन्ग टेल, एंड द एनस इज सिचुएटेड इन द टर्मिनल पोजीशन. और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इफ़ द एनस इज सिचुएटेड ऑन द टर्मिनल पोजीशन देन वी कैन नॉट कंसिडर दैट दिस इज़ द पोस्ट एनल टेल, यानी ये एनस के बाद पाई जाने वाली टेल तो हो ही नहीं सकती. तो उसको इन्होंने क्या कहा कि अब ये जो है इसके कारण ये 2 कैरेक्टर इनमें एब्सेंट होते हैं और 2 प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट इज़ द कंडीशन? द कंडीशन इज़ नाउ 50-50. 50 प्रेजेंट है, 50 एब्सेंट है. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म हेमिकॉर्डेटा इन प्लेस ऑफ एडिलोकॉर्डेटा. इस एडिलोकॉर्डेटा की जगह हम हेमिकॉर्डेटा टर्म को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हाफ द कैरेक्टर जो है कॉर्डेटा के वो अपीयर होते हैं, या एक तरह से कहें कि कॉर्डेटा के पहले का जो फाइलम है वो हेमिकॉर्डेटा है, लेकिन हम यहाँ इसे सब फाइलम के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. सो होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा आज कि क्यों एडिलोकॉर्डेटा में ये जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट सब फाइलम इज द ट्यूनिकेटा और द यूरोकॉर्डेटा. अब always remember the key characters is only the basis to classify the subphylum of chordata. तो ट्यूनिकेटा में अगर हम देखें, एक एडल्ट ट्यूनिकेटा की अगर हम बात करें, सो इट्स द हार्डमानिया. हार्डमानिया इसका एग्जाम्पल है. हार्डमानिया
और हार्डमानिया में अगर हम देखें तो एक एडल्ट में ना तो नोटोकॉर्ड है, ना तो नर्व कॉर्ड है, ना तो पोस्ट एनल टेल है, लेकिन इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो भी इनसाइड जो ट्यूनिसिन का इसका कवरिंग है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। फेरिंजियल बास्केट इसमें प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स लैक कर रहे हैं, बट if we observe the larval form, the tadpole larva or simply the urochordate tadpole larva of Herdmania, it's bearing all the characteristic just like dorsal tubular nerve cord, notochord and the pharyngeal gill slits and obviously a tail. तो वहाँ पर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो the chordate characters is lying a particular time of the life cycle, यानी इनके जीवन के एक विशेष समय में वो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और वो होती है इनकी लार्वा अवस्थाएं। उस लार्वा अवस्थाओं में ये लक्षण दिखने के कारण हम इन्हें यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। अब इसका पहला नाम जो है ट्यूनिकेटा है। तो ट्यूनिकेटा दैट हार्डमानिया इज हैविंग द outermost covering which is made up of tunicin. So this is the first thing that's why they simply called the tunicates, है ना, क्योंकि इनकी बॉडी की जो कवरिंग है वो ट्यूनिसिन नाम के एक जो केमिकल है उससे बनी होती है ना, उससे फॉर्म हुई होती हैं। तो इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता था। बाद में पता चला कि दैट दे हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ओनली स्पेसिफिक टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो इनकी लार्वा अवस्थाओं में वो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जबकि एडल्ट में वो कैरेक्टर डीजेनरेट हो जाते हैं। इसलिए हर्डमानिया में हम नोटोकॉर्ड ऑब्जर्व नहीं कर पाते, नर्व कॉर्ड ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और जो भी एक कॉर्डेटा के की कैरेक्टर्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूनिकेटा। नाउ वी आर मूविंग to the third subphylum, that is Acrania. So simply Acrania. Hope you guys have watched the video about the classification or the comparative study where we have discussed that there is one box present, that is simply the cranium box, या जिसे हम brain box कहते हैं, और जो कि फॉर्म करती है जो आपके हेड का रीज़न है या जो आपके स्कल का फॉर्मेशन है वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। हिंदी में जिसे हम कपाल कहते हैं, कपाल या स्कल का जो है स्ट्रक्चर है वो एक्रेनिया बनाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द ए वर्ड इज स्टैंड्स फॉर द एब्सेंट, ऑब्वियसली ए फॉर एब्सेंट एंड द क्रेनिया मीन्स द क्रेनियम बॉक्स। सो दे सिंपली लैकिंग द ब्रेन बॉक्स और द क्रेनियम। तो इनमें जो है इजीली हम देख सकते हैं कि इनका जो ब्रेन बॉक्स है वो इनमें नहीं पाया जाता है, यानी इनके हेड वाले रीजन में अगर हम देखें तो इनमें किसी भी तरह का जो डिस्टिंक्ट सेफेलिक रीजन है या जो ब्रेन बॉक्स है वो प्रेजेंट नहीं होता है, बट दे बियरिंग द कॉर्डेट कैरेक्टर्स थ्रू आउट देयर लाइफ। पर इनके जीवन काल में हम जो कॉर्डेटा के की कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, वो देख पाते हैं। सो दिस इज़ द गुड थिंग, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस सबफाइलम इज द एम्फीऑक्सिस। ओके, एम्फीऑक्सिस जिसे हम कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल है, जिसका दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा है। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो दे आर सिंपली नोन एज लैंसलेट, जिन्हें हम लैंसलेट कहते हैं। दे आर मरीन एनिमल्स। तो इनका हेड वाला रीज़न नहीं होता, या जो क्रेनियम है या ब्रेन बॉक्स है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सो वन मोर थिंग इज़ दैट द नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नर्व कॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड इनमें थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस नर्व कॉर्ड से जो है स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड से जो वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्रा है
वो नहीं बनेगी, और इस कारण से दे जस्ट स्टे इन दिस प्रिमिटिव कंडीशन ओनली। ओके, तो इस प्रिमिटिव कंडीशन में ही ये वहाँ पर सिर्फ रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 फाइलम। नाउ I'm going to tell you that this one is separated because it's having half the character, तो इसको तो अभी separate phylum कर दिया है। And this one wearing the character only in the larval stage, सिर्फ लार्वा अवस्थाओं में ये कॉर्डेटा के कैरेक्टर को बेयर करता है। ये कॉर्डेटा के सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर को थ्रू आउट लाइफ बेयर करता है, और कॉर्डेटा के सबसे एडवांस जो फीचर्स हैं या जो एडवांस जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं हमें सिर्फ इस सब फाइलम में। सो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये इनके कैरेक्टर्स किस तरह से हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर हम सेपरेट करें, सो दिस इज़ द हैप्पी, हाफ द कैरेक्टर्स इट्स बेयरिंग, बट दीज टू, ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ सर्कल टू दीज टू, they are bearing the primitive character. What character? The primitive character. तो जो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ की हमने बात की थी, प्रोटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? दे आर द प्रिमिटिव एनिमल्स और प्रिमिटिव जोन्स, जो कि सबसे प्रारंभिक लक्षण देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव, वहाँ पे हमने सिंपली वर्ड यूज़ किया प्रोटो। तो सिंपली यहाँ पर वी आर गोइंग टू पुट दैट वर्ड proto for these two, and obviously after the suffix, as a suffix we are going to use the word chordata, पीछे की तरफ से हम उसमें chordata लगा देंगे and it will simply called the protochordata। और इससे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा और डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉर्डेटा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिंपली हम एक्रेनिया या ट्यूनिकेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी आर स्टडिंग फ्रॉम द बुक पार्कर एंड हैजवेल 7th edition, so now we have to put that one subphylum also in this category. So now the protochordates is bearing 3 subphylums, Adilochordata, ट्यूनिकेटा एंड द एक्रेनिया। तो इस तरह से तीनों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम 7th edition की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग द न्यू क्लासिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स वाले हैं, जो ग्रुप हैं, क्योंकि आपने देखा एडिलोकॉर्डेटा में हाफ कैरेक्टर हैं, ट्यूनिकेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में कैरेक्टर हैं, एक्रेनिया में जो है पूरे के पूरे लाइफ टाइम कैरेक्टर हैं, बट वो भी प्रिमिटिव कंडीशन में है, एडवांस फीचर्स नहीं बन पाए हैं। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा कहलाते हैं। और ऑब्वियसली जो लास्ट में क्रेनियम है, जो क्रेनिएटा है या वर्टिब्रेटा है, उसको हम जो है हायर वर्टिब्रेट की हायर कॉर्डेट की कैटेगरी में रख पाते हैं। सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि दैट outline classification is very important to understand all the things. Now we are moving to the next slide. Further, this subphylum vertebrata is divided into 2 categories. Okay, in some books that thing is mentioned as the division. कुछ किताबों में इसे डिवीजन के फॉर्म में कहा गया है, which is also correct according to new classification, but we know that we are preferring that Parker and Haswell book. So we are going to classify this thing into 2 super classes. The first super class is Agnatha and the second one is Gnathostomata. पहले वाले को हम Agnatha कहते हैं, जो पहला सुपर क्लास है। आप according to some books you can also call it the division. अब always remember that the A word is for A for absent obviously, and the Gnatha. Okay, so Agnatha, so they are there are something absent, and the Gnatha, it is relevant to the jaw line or simply the jaw. So we all know that the jaw, जो जबड़े हैं, ये जो जॉ है, उनमें टीथ का अरेंजमेंट हम हायर वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी हम देखते हैं, सिंपली ग्नैथोस्टोमेटा में हम देखते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, द एग्जाम्पल इज साइक्लोस्टोमेटा, जिनमें ये कैरेक्टर यानी जॉ जो है वो एब्सेंट होता है और जो टीथ हैं इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं पूरे उनके माउथ में। तो इस तरह से हम इनको जहाँ भी जॉ है या जो जॉ लाइन है पूरी की पूरी एब्सेंट होती है बट टीथ आर प्रेजेंट, ऑलवेज रिमेंबर दांत वहाँ पर उपस्थित होंगे लेकिन जो जबड़े हैं जिनमें दांत अरेंज हैं वो एब्सेंट होगा, तब हम उसे एग्नेथा कहते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में एब्सेंट था, सो इट्स द वाइस वर्सा, मतलब इनमें वो चीज़ प्रेजेंट होगी। मीन्स द फर्स्ट वन इज लैकिंग द जॉ बट द सेकेंड वन इज having the jaw and the jaw line and the teeth are arranged in the jaw line. Okay, तो इस jaw line में ही सारे के सारे teeth जो हैं वो अरेंज होते हैं, irregularly वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं और उन्हें हम gnathostomaटा कहते हैं। और gnathostomaटा की जो शुरुआत है it started from the fishes and obviously going to end in the class Mammalia. So this is about the super class. Now let's move to the next slide, and you can see the first superclass is Agnatha. Obviously the jawline or the jaws are absent. इनमें जो है हम इन्हें 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। So the first class is the Euphenerida. Okay, so simply sometimes they considered to be the jawless fishes. ओके, एग्नेथा को हम कॉमनली जो है जॉ लेस फिशेस कहते हैं क्योंकि इनका बॉडी का जो प्लान है इट इज़ जस्ट लाइक द फिश, या हम कहें तो फिशेस जो हैं इन्हीं से किसी न किसी फॉर्म में इवॉल्व हुई हैं, तो ये इन्हें हम जॉ लेस फिशेस भी कहते हैं, जिनमें यूफेनेरिडा जो कि इसकी फर्स्ट क्लास है और हेट्रोस्ट्रैकी या जो टीरेप्सिडा है, एनेप्सिडा है, ऑस्टियोस्ट्रैकी या जो सिफेलेप्सिडा है, तो ये सारी की सारी हम जॉलेस फिशेस की कैटेगरी में पढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली दे ऑल आर एक्सटिंक्ट, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, ये अब प्रेजेंट नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ऑब्वियसली ये आप किसी फॉर्म में ये फिशेस के फॉर्म में इवॉल्व हो चुके हैं। तो इनके बाद अगर हम देखें तो देर आर 2 क्लासेस विच स्टिल एग्जिस्ट, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में हैं। वो 2 क्लासेस हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द मिक्सिनोइडिया एंड दिस इज़ द पेट्रोमाइजोन्शिया। इन दोनों क्लास को हम कलेक्टिवली जो है साइक्लोस्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं या साइक्लोस्टोम्स हम इन्हें कहते हैं। और ये दोनों का एग्जाम्पल जो है मिक्सिनोइडिया का एग्जाम्पल ऑब्वियसली मिक्सिन है और पेट्रोमाइजोन्शिया का एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन है। और ये दोनों को हम साइक्लोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं और दोनों में डिफरेंसेस भी कुछ कुछ होते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह से इनके कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्नेथा। And the next superclass is moved to the next slide. So in the previous lecture we have discussed about the first superclass, the Agnatha, or the jawless fishes or jawless animals of vertebrata. Okay, so in this session we majorly look into the outline classification of gnathostomaटा। आज के इस सत्र में जो है हम नेक्स्ट जो सुपर क्लास है या डिवीजन है gnathostomaटा मीन्स द एनिमल्स विद इन द जॉ, जिनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड दैट I have to use that pointer. You can see I have divided this outline into 2 parts. So we're simply going to tell this one the left side and this is the right side. Okay, so in the left side
you can see the first one is the placodermy, second elasmobranchi and third is ostrich-thighs. तो तीनों को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो दे आर सिंपली द पाइसिस. बहुत से क्लासिफिकेशंस में इनको सीधे एक पाइसिस के फॉर्म में रखा जाता है, या अगर हम देखें तो डिटेल्ड वे में जब इसकी स्टडी नहीं करते तो इन्हें हम सिंपली पाइसिस ही कहते हैं. अब इन तीनों को जो है अकॉर्डिंग टू द पार्कर एंड हैज़वेल हम यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी करने वाले हैं. सो विद दिस 3 classes of fishes and the rest 4 classes, we have to study about 7 classes in this superclass Gnathostomata. तो अब हम जो है इन 7 क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हमारे प्लेकोडर्मी वाले पोर्शन से. सो यू कैन सी दे 3 classes. These 3 classes are belong to the fishes, but there are very different from each other according to evolution and the structure and also the habit. So let's start with the first class, the placodermy. Okay, सबसे पहले हम प्लेकोडर्मी की बात करते हैं. तो इस क्लास को प्लेकोडर्मी जो कि है एंशियंट फिशेस या एंशियंट जॉड फिशेस के नाम से माने जाते हैं. द वर्ड वी आर यूजिंग जॉड बिकॉज ये ऐसे प्रिमिटिव एनिमल थे जिनमें जो टीथ का अरेंजमेंट था वो जबड़ों में था, है ना. जॉ की जो बोन है, प्लेट्स हैं, उनसे अटैच वो टीथ इनमें प्रेजेंट थे. और इसके पहले हमने देखा कि दैट एग्नेथा दे आर टोटली लैकिंग द जॉज. ओके, सो ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल थे जिनमें जॉज की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है. एंड फॉर दिस टाइम दे ऑल आर एक्सटिंक्ट. ये काफ़ी लंबे समय पहले जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और फिर भी इनका जो है इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन की कनेक्टिविटी के लिए इनकी स्टडी हम आज भी कर पाते हैं. Now the first class is the Acanthodidae, and next subclass is Orthodira, then the Patelicthidia, and then the Antiarchy, and here the Rhenanida and Paleospondylia. So Rhenanida were the ancient shark. So it is believed that the Rhenanida gives the rise of modern sharks which simply fall in the next class. Okay, the next class Chondrichthyes. तो Rhenanida जो फिशेस थी उनको हम एंशियंट शार्क के फॉर्म में देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड सिमिलैरिटी विद द मॉडर्न शार्क. और ऐसा माना जाता है कि ये Rhenanida सब क्लास से ही जो मॉडर्न टाइम की शार्क्स हैं वो इवॉल्व हो करके आई हैं. और प्लेकोडर्मी के लिए हम एक सिंपली टर्म भी यूज़ करते हैं दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड येट, एंड द टर्म इज़ आर्मर्ड फिशेस. मतलब प्लेकोडर्मी को हम कहते हैं सामान्यतः आर्मर्ड फिशेस. ऐसी मछलियाँ, आर्मर का मतलब होता है कवच. ओके, सो कवच यानी इनकी बॉडी जो है बाहर से किसी तरह के आर्मर से कवर्ड होती है. किसी तरह के कहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट दिस सिंपली कवर्ड विद द बोनी प्लेट्स. तो जो बोनी स्ट्रक्चर की जो प्लेट्स हैं इनकी बॉडी उससे कवर्ड होती थी. और जो भी फॉसिल्स की स्टडी की गई है, जो भी फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलता है. तो प्लेकोडर्मी सिंपली नोन्ड एज
armored fishes, armored jawed fishes. So इस तरह से इनकी ये जो 6 सब क्लासेस हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और जिनमें से रेनानिडा जो है वो एंशिएंट शार्क की सब क्लास है, इसी से इवोल्यूशन के थ्रू मॉडर्न शार्क इवॉल्व हुई हैं, और पैलियोस्पोइंडाइलिया भी जो लास्ट सब क्लास है इससे कुछ कॉन्ड्रैक्टाइज फिशेस का जो सिमिलैरिटीज़ है वो हमें देखने को मिलता है। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी इनकी अभी नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट द आउटलाइन क्लासिफिकेशन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इज़ द सेकंड क्लास। अब हम दूसरी क्लास की बात करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी क्लास जो है वो है एलास्मोब्रैंकाई, दिस इज़ द ओल्ड नेम एक्चुअली, और सिंपली दे आर द कॉन्ड्रैक्टाइज। तो एलास्मोब्रैंकाई के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, या आप इन्हें कॉन्ड्रैक्टाइज भी कह सकते हैं। इन फिशेस की अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये फिशेस सिंपली जाने जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है। एंड होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेज एंड द बोन्स। सी अगर हम देखें कि हमारे स्केलेटन की बात करें, सिंपली हम इसे एंडोस्केलेटन यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। तो वो बोन से बना होता है, बिकॉज वी आर द हायर वर्टिब्रेट, ऑब्वियसली वी फॉल अंडर द क्लास मैमेलिया, तो हम हायर वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं एवोल्यूशन की प्रोसेस में, सो वी नो दैट वी ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम द फिशेस। तो फिशेस के फॉर्म में अगर हम देखें तो एलास्मोब्रैंकाई जो है दे आर consist of the cartilaginous structure in place of the bony endoskeleton। तो इस कारण से हम इन्हें सिंपली कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, और फर्दर ये जो हैं 2 सब क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। अब 2 सब क्लासेस कौन कौन सी? सबसे पहली सब क्लास है द सिलैची, ऑब्वियसली विद इन द मॉडर्न शार्क्स। तो इस सब क्लास में जो है मॉडर्न शार्क्स की कैटेगरी को हम रखते हैं। नेक्स्ट सब क्लास की अगर हम बात करें तो इनमें ब्रॉडियोडोंटाई होते हैं, और ब्रॉडियोडोंटाई में फर्दर 2 ऑर्डर्स हैं जिनके थ्रू हम समझ पाते हैं कि ये किस तरह से फर्दर डिवाइडेड है। अब पहली सब क्लास की बात हम करें तो इसमें सिलैची है जो कि मॉडर्न शार्क्स हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द ऑर्डर। सो यहाँ पर 4 जो मेजर ऑर्डर हैं हम स्टडी करते हैं सिलैची में। द फर्स्ट इज़ द क्लैडोसिलैची। द गुड थिंग टू नो दैट this is the first order. Now the second is the Pleurocanthodidae, then the Protosilaci, and then the ultimately Eusilaci. So they're simply known as the modern sharks, but if you see these 3 phylums, sorry, not the phylum, the orders, they all are extinct fishes. ये जो फिशेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और इनके जो कनेक्टिविटी है वो सिंपली शार्क से की जाती है, क्योंकि इनके जो भी फॉसिल रिकॉर्ड की हमने स्टडी की है उससे पता चलता है दैट दे ऑल आर रिलेटेड टू मॉडर्न शार्क्स। द ओनली ऑर्डर फाउंड इज द यूसिलैची which composed of the modern sharks and the rays, और ये abundantly जो है marine fishes होती हैं। कुछ
इनमें से कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्लूरोकैंथोडाई, दे वर फाउंड इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़, बट जो यूसिलैची है मेजॉरिटी में मरीन वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, और इसी में अभी के जो मॉडर्न टाइम के शार्क्स हैं या रेज हैं उनको हम रखते हैं। नाउ द ब्रैडियोडोंटाई। ब्रैडियोडोंटाई में हम दो ग्रुप्स में इसकी स्टडी करते हैं, और फर्स्ट जो यू ब्रैडियोडोंटाई हैं, इनमें एक स्पेशल फीचर हमने ये देखा कि इनके जो टीथ थे, यानी इनके जो दांत थे, उनका मॉडिफिकेशन इस तरह से था कि वो क्रशिंग प्लेट के फॉर्म में जो है मॉडिफाइड थे, यानी जो भी इनका फूड था उस पर ये इस तरह से वर्क कर रहे थे कि वो किसी भी अपने प्रे को जो है क्रश करने के लिए कैपेबल थे, ना कि और किसी फंक्शन के थ्रू। तो ये सिंपली इनका एक स्पेसिफिक फीचर होता है। ना द होलोसिफिलाई, होलोसिफिलाई की अगर बात करें, सो जनरली द इलास्मोब्रैंकाई डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द ओपर्कुलम, बट द होलोसिफिलाई इज सपोर्टेड विद द ओपर्कुलम और द बोनी प्लेट टू कवर दैट गिल आर्च। और इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो हम काइमेरा जो रैट फिश है उसके फॉर्म में इसको देख पाते हैं। ठीक है, काइमेरा जो फिश है उसमें हम देखते हैं तो उसकी जो टेल है या जो कॉर्डल फिन है वो विप लाइक और एक स्लेंडर शेप की होती है, बॉडी उसके ओपर्कुलम से होती है, और गैनॉइड टाइप के उसमें स्केल्स या एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होलोसिफिलाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे हमने अपनी सेकेंड क्लास इलास्मोब्रैंकाई या कॉन्ड्रेक्टाइस के बारे में डिस्कशन किया है, और ये जो सेकेंड है इसको हम ऑस्टेक्टाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी थर्ड क्लास है, एंड दिस क्लास ऑल्सो बिलोंग टू द फिशेस। अब जैसे कि हमने देखा जो कॉन्ड्रेक्टाइस थे या इलास्मोब्रैंकाई थे, दे आर सिंपली द कार्टिलेजिनस फिशेस, और कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में ही जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट्स जब इंक्लूड हो जाते हैं तब हम उन्हें ऑस्टेक्टाइस फिशेस के नाम से जानते हैं, बिकॉज दे आर कंसिस्ट ऑफ बोनी एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर। उनका एंडोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वो बोनी होता है या बोन से बना होता है। और इस क्लास ऑस्टेक्टाइस को भी हम फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट सब क्लास इज द एक्टिनोप्टेरगाई, ओके, एंड द सेकेंड वन इज द क्रॉसोप्टेरगाई फिशेस। तो दोनों में एक डिफरेंस अगर हम देखें तो जो फिन्स होते हैं, अगर एक्टिनोप्टेरगाई की हम बात करें तो जो फिन्स हैं वो रेड होते हैं, यानी फिन रेज इनमें प्रेजेंट होती है, और उसका जो शेप है वो रेज के साथ सपोर्टेड होता है। जबकि क्रॉसोप्टेरगाई की अगर हम बात करें तो लोब्ड फिन इनमें फिश प्रेजेंट होता है, यानी जो फिन्स है वो लोब्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है दैट वी नो दैट वी आर ऑल इवॉल्व फ्रॉम दैट फिशेस, सो फिशेस डू नॉट हैव लिम्स। अगर हम बात करें इनके हाथ या पैर जैसे स्ट्रक्चर जो लिम्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे सिमिलरली सपोर्टेड विद द सेम गर्डल। फॉर एग्जाम्पल द पेक्टोरल गर्डल, इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट द फोर लिम्ब, and the next one is that hind limbs, it is supported with the pelvic girdle. So basically इनमें जो है limbs की जगह पर fins presence होते हैं, जैसे कि हमने देखा है आगे की तरफ की जो lateral fins हैं they are pectoral fins, and the posterior side
the laterally situated, they are the pelvic fins. तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्रॉसोप्टेरकाई में लोब जैसे स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं. बेसिकली दैट इज़ द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. और यही लोब लाइक स्ट्रक्चर दे आर फर्दर गोइंग टू इवॉल्व एज लिम्स. वो लिम्ब की तरह जो है फर्दर क्या करने वाले हैं, इवॉल्व होने वाले हैं. तो इस तरह से ये काम करता है. नाउ द एक्टिनोप्टेरगाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सुपर ऑर्डर्स. तो ये हमने डिफरेंस की बात की थी. अब इनके 3 सुपर ऑर्डर के बारे में अगर हम देखें, सो द फर्स्ट सुपर ऑर्डर इज द कॉन्ड्रोस्टाई, second one is the holostae, and the third and the last one is the teleostae, which is simply known as the modern bony fishes. मतलब ऐसी फिशेस जो कि मॉडर्न हैं और बोनी स्ट्रक्चर से बनी हुई हैं. तो इस टीलियोस्टाई में हम इनको रखते हैं. अब नेक्स्ट इन सुपर ऑर्डर्स की बात करें तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स. और पहला जो कॉन्ड्रोस्टाई है इसमें पेलरिनोस्कॉइडिया जो है फर्स्ट ऑर्डर है, एसिपेंसेरोइडिया सेकेंड ऑर्डर है और पॉलिप्टेरनी इसका थर्ड ऑर्डर है. सो एसिपेंसेरोइडिया में जो एसिपेंसर है या जो स्टर्जन फिशेस हैं वो आती हैं. इसके बाद जो पॉलिप्टेरनी है इसमें पॉलिप्टेरस जो फिश है वो इसको क्लासिफाई किया जाता है और इसके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कॉन्ड्रोस्टाई जैसे होते हैं. नेक्स्ट इज़ द होलोस्टाई, एंड होलोस्टाई इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्डर्स, जिनमें सबसे पहला ऑर्डर है सेमी ओनोटोइडिया, then the Pycodontoidea and Aspidorhynchoidea, Ammoidea and Pholiodorphoidea. तो इस तरह के ये जो ऑर्डर्स हैं दे आर सिंपली हैविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्डर. और जो एमिया फिश है जो कि सिंपली एमोइडिया में आते हैं, और काफ़ी सारी फिशेज़ हैं जो एक एक ऑर्डर में बिलोंग करती है. दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन. नाउ द लास्ट सुपर ऑर्डर इज़ द टीलियोस्टाई. सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्डर्स, दैट आइसोस्पोंडाइली, हैप्लोमी एंड इनियोमी. तो ये 3 ऑर्डर भी अपने रिप्रेजेंटेटिव फिशेस की फैमिली को बियर करने का काम करते हैं और उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको बियर करके रखते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब क्लास. इट इज़ द क्रॉसोप्टेरगाई. सो देयर आर 2 basic orders are there. The first is Rhipidistia and the last one is the Dipnoi. And the Dipnoi is very important because Dipnoi fishes are simply known as the lung fishes and they are very evolved kind of fishes. ये ऐसी fishes हैं जिनका evolution जो है बाकी की fishes के comparison में हमें जो है काफ़ी एडवांस देखने को मिलता है. नॉट ओनली जस्ट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोब्ड लाइक फिन्स, बट एक्सटर्नली दे कैन रेस्पिरेट थ्रू देयर एयर ब्लैडर. ओके, और देयर एयर ब्लैडर इज स्टार्टेड टू इवॉल्व एज अ लंग. क्योंकि हमें पता है कि गिल्स जनरली लंग्स जो फिशेस हैं वो गिल्स से रेस्पिरेट करती हैं. बाकी के जो कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हायर वर्टिब्रेट्स की, तो वो जो है लंग से
रेस्पिरेट कर पाते हैं। तो ये एयर ब्लैडर जो है फिशेस का, वही एक लंग के फॉर्म में हायर वर्टिब्रेट में इवॉल्व होकर के बन पाया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन को कराने के लिए। तो डिप्नोई फिशेस में एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका हार्ट जो है वो थोड़ा सा एडवांस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फिशेस, बिकॉज इसमें जो इवोल्यूशन हुआ है लंग का, सो ऑब्वियसली द लंग इज़ रिलेटेड विद द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड it is dependent upon heart to the circulation of blood throughout the body and collection of blood throughout the body. So this is about the third class. So I think here we have completed the fishes portion, और फिशेस की जितनी भी क्लासेस हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, सो दिस क्लास इज एम्फीबिया, और इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, एस्पिडोस्पोंडाइली एंड द लिपोस्पोंडाइली। अब ये दो मेजर इसकी सब क्लासेस हैं। सो फर्स्ट सब क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें दो सुपर ऑर्डर्स हैं, and they are simply the Labyrinthodontia and the Salentia. जो Labyrinthodontia है ये फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। इसमें 5 ऑर्डर्स आते हैं, द इक्थियोस्टिगैलिया, रैकिटोमी, स्टीरियोस्पोंडाइली, एम्बोलोमेरी, सेमोरियोमोर्फा। तो ये सारे ऑर्डर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट सब क्लास की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द एडवांस सब क्लास ऑब्वियसली, लेपोस्पोंडाइली। सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दीज ऑर्डर्स। ऑर्डर नंबर 1 आइसोटोपोडा, 2 नेक्ट्रीडिया, 3 माइक्रोसोरिया, 4 फाइलोस्पोंडाइली, 5 यूरोडेला, एंड द 6th and the last one is एपोडा। सो इस तरह से इनको फर्दर जो है ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली दीज टू ऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द यूरोडेला दे सिंपली आर द सैलामेंडर्स, यानी जो सैलामेंडर्स हैं विद द टेल्ड एम्फीबियंस जिनमें टेल प्रेजेंट होती है। एपोडा द विदाउट द टेल, और इसके एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल द फ्रॉग, द राना टिग्रीना, जिसमें जो है टेल एब्सेंट होती है। सो दिस इज़ अबाउट द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट क्लास इज द रेप्टिलिया। सो रेप्टिलियन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे द प्रेजेंस ऑफ बॉडी स्क्यूट्स और स्केल्स, and presence of head shield and claws। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं क्लास रेप्टिलिया को। फर्दर इसको अगर हम देखें तो इसको 6 जो सब क्लासेस हैं उनमें हम डिवाइड करते हैं, एपेप्सिडा, इक्थियोप्टर्जिया, सिनेप्टोसोरिया, लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया, सिनेप्सिडा। और हमें पता है कि रेप्टाइल इज़ द क्लास विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, यानी द क्लास एव्स, एंड द क्लास मैमेलिया और सिंपली द टेट्रापोड्स। जो हायर वर्टिब्रेट के टेट्रापोड्स हैं उनकी बात हम करें तो इस तरह से रेप्टिलिया जो एक क्लास है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म में हम देखते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों से जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनका एवोल्यूशन हुआ है। तो फर्दर इनको हम कुछ ऑर्डर्स के थ्रू स्टडी करते हैं, कॉटिलोसोरिया एंड द चिलोनिया, इट इज़ फॉर दैट कछुआ, जो कछुआ के लिए है ऑर्डर वो चिलोनिया है। देन
मीजोसोरिया, इक्थियोसोरिया एंड प्रोटोरोप्सोरिया, सौरोप्टर्जिया, यूसूचिया एंड रिंकोसेफेलिया। तो ये फर्दर कुछ ऑर्डर्स हैं। देन द ठीकोडोंशिया, देन क्रोकोडिलिया, टीरोसोरिया, सॉस्चिया, ऑर्निथिस्चिया। Obviously the Trichodontia and the Ornithischia are very important. Ornithischia is evolved as a word. We can understand कि Ornithischia से एक बर्ड की तरह इवॉल्व होने में हेल्प मिली, एंड द Trichodontia participated for the evolution of mammals. Okay, so this is about the reptilia. The rest orders are Pelycosauria, Therapsida एंड एक्टिडोसोरिया। सो ये 3 जो इनके ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ। सो नेक्स्ट क्लास में जो कि क्लास एव्स है, बर्ड्स जो हैं जनरली एव्स के अंदर हम क्लासीफाई करके रखते हैं, और ये इवॉल्व हुए हैं रेप्टिलिया से, यानी क्लास रेप्टिलिया की कुछ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं एज अ बर्ड, और बहुत न्यू कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो वहाँ पर आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे हैविंग द बॉडी कवर्ड विथ फैदर्स। इनकी बॉडी जो है फैदर्स से कवर होती है, पंखों से, और इनकी जो बोन है वो न्यूमेटिक होती है, मीन्स जो है इनकी बोन्स में एयर की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर फोर लिम्ब इज modified for flying while the hind limbs still show similarity with the reptiles. Okay, for example उनमें claws होते हैं and they can simply used to hold something or to do the perching, that is a characteristic of birds. तो उसके लिए हाइंड लिम्ब इनके मॉडिफाई होते हैं। और फोर लिम्ब जो अगर हम देखें तो फोर लिम्ब का पूरा स्ट्रक्चर जो है फैदर से सपोर्टेड होता है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो एव्स जो है वो 2 सब क्लासेस में डिवाइड हैं। द फर्स्ट इज आर्कियोऑर्निथिस, सेकेंड इज नियोऑर्निथिस। Obviously the Archaeornithis for the ancient birds and the Neoornithis for the modern birds. Again these subclasses are further divided into superorders and orders. So the first subclass, the Archaeornithis, consists of the superorder Archaeopterygiformes. Okay, and the Neoornithes is further divided into these superorders: Odontognathi, Paleognathi, Empenae and the Neognathi. So they are the 4 superorders of Neoornithes, and Archaeornithes is just limited with the Archaeopterygiformes. तो अगर हम देखें तो Archaeornithes जो हैं Archaeopterygiformes से ही वहाँ पर लिमिटेड होते हैं। अब अगर बात करें हम ओडोंटोग्नेथाई की, तो ओडोंटोग्नेथाई में फर्दर 2 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हैं हेस्पेरोऑर्निथिफॉर्म्स, इक्थियोऑर्निथिफॉर्म्स। नेक्स्ट जो सुपर ऑर्डर है दिस इज द पैलिग्नेथाई। इसमें जो स्ट्रूथोनिफॉर्म्स हैं, रीफॉर्म्स हैं, कैसोरीफॉर्म्स हैं, एटेरिजीफॉर्म्स हैं, डायनोअर्थिफॉर्म्स हैं, एपियोर्निथफॉर्म्स है और टिनैमीफॉर्म्स हैं। ये सारे ऑर्डर्स आते हैं। नेक्स्ट जो एम्पेना है दैट इज़ स्फिनिसीफॉर्म्स जो है वो इसमें आते हैं। एंड द लास्ट सुपर ऑर्डर इज कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के अगर ऑर्डर्स की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस जो नियोग्नेथाई है इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन सी
they are very large in number and they are very various to each other. So approx 22 orders are there that we have to study. The first is the Gaviformes, then Bodicipitiformes, Procellariformes, Pelecaniformes, Sioniformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Distrimiformes, Keradiformes, Columbiformes, Ctesiformes, Cruciliformes, Strigioformes, Caprimulgiformes, the Caprimulgiformes, Apodiformes, Coliformes, Trogoniformes, Coraciformes, Pisciformes, and ultimately the Passeriformes. And they have a large variety of representative animals. Some of the name you can just understand with the first prefix of the word. For example, the Ctesiformes, the Psittacula, we simply understand the Psittacula is the parrot. Okay, Columba livia, that Columba livia for Columbiformes, and many other examples we can understand, the Coraciformes, the Pisciform, and the Passer domestica for Passeriformes. तो Passeriformes. तो इस तरह से ये जो ऑर्डर्स की वैरायटी है काफ़ी सारे जो है एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर सकती है. नेक्स्ट जो हमारी क्लास है दैट मेमेलिया, इसको हम अपने एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, बट we cannot directly say that we are the only fall under the class Mammalia. तो हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो क्लास मेमेलिया में आते हैं. तो क्लास मेमेलिया की अगर हम बात करें तो इनको 3 मेजर सब क्लासेस में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं. पहला है प्रोटोथीरिया. ऑब्वियसली द प्रोटो वर्ड इज फॉर द प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थीरियन. ओके, द नेक्स्ट इज एलोथीरिया, and the ultimate one is the Theria, and this one is the highly situated because they are very modern Therians of Mammalia. Now the subclass Prototheria is again divided into 3 orders: Triconodonta, then Symmetrodonta, Monotremata. The Monotremata we generally study about that because the Monotremata generally shows the primitive character of Mammalia, class Mammalia. क्लास मेमेलिया के बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को ये इजीली शो कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो एलोथीरिया है, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर है, दैट इज मल्टी ट्यूबरकुलेटा. अगेन द थीरिया. सो द थीरिया, द सब क्लास थीरिया is further divided into infra classes. Okay, तो इसमें 3 infra classes हैं, and they are simply the Pantotheria, Metatheria, and ultimately the Eutheria. अब Pantotheria की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें 2 ऑर्डर्स हैं, और ये हैं Dryolastoidea, Docodonta. Metatheria में only one order is there, the Marsupialia, and the example we all know that the kangaroo or the kangaroo is the example for Marsupialia. Then the Eutheria, this is the ultimate infra class, and they simply bear all the true characteristics, not half, not primitive, but all the true characteristic of these Therians. Okay. So Eutheria, the infra class Eutheria, further divided into cohort. अब इस Eutheria को हमने further जो है cohorts में divide किया है. अब कौन कौन से cohort हैं? So Unguiculata, Glerus, Mutica and Pharyngulata, ये सारे cohort हैं जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे अंडर द infra class Eutheria. इनके अंगिकुलेटा में जो है, देखिए वेरियस यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, जिनमें से एक हमारा ऑर्डर भी प्रेजेंट होता है अंगिकुलेटा में, द लेपोटिफ्ला, मीनोटिफ्ला, प्राइमेट्स, डर्मोप्टेरा,
चीरोप्टेरा, टीनियोडोंशिया, टेलोडोंशिया, इडेंटाटा, फैलिडोटा। और हम अगर अपने ऑर्डर की बात करें सो विल सिंपली फॉल अंडर द ऑर्डर primates. Okay, so primate is further divided into subcategories, but from here to detail we will only discuss in the evolution of man. तो इसके बाद का जो पोर्शन है जो डिटेल वाला वो सिर्फ हम जो है ह्यूमन के एवोल्यूशन में पढ़ पाते हैं। ग्लेविस की अगर हम बात करें तो सिंपली इसमें जो रोडेंशिया है या लेगोमॉर्फ्स हैं, यानी जो रैबिट्स हैं, लेगोमॉर्फ की अगर हम बात करें तो द रैबिट इन द लेगोमॉर्फा एंड द रोडेंट्स आर द रैट्स, तो ये सब इन कैटेगरी में आते हैं। म्यूटिका की अगर हम बात करें तो सिटेशिया इसका एक ऑर्डर है, एंड अल्टीमेटली द लास्ट वन कोहर्ट इज़ द Pharyngulata. Okay, so the Pharyngulata is further divided into superorder. First is the Phaerae, then the Protoungulata, and then the Pinungulata, Mesaxonia, Paraxonia, and the Phaerae is consist of the Carnivora class. Okay, the tigers or the cat family and many other things will fall अंडर दिस ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में वो सारे कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, वो आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रोटोंगुलेटा। तो इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो कॉन्डिलार्थ्रा, ये फर्स्ट इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट इसको अगर हम देखें तो नोटंगुलेटा, देन लिप्टोप्टरना, एस्ट्रापोथेरिया, ट्यूबिडेंटाटा, दीज आर द बेसिक ऑर्डर्स। ओके, तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज द पेनंगुलेटा। सो द हाइड्रोकॉइडिया, प्रोबोस्टिडिया, पेंटोडोंटा एंड डायनोसोरेटा, पायरोथीरिया, एम्ब्रिथोपोडा एंड द साइरेनिया। सो इतने सारे जो ऑर्डर्स हैं हम इस सुपर ऑर्डर में स्टडी करेंगे। देन अगेन द मेसोक्सेनिया, सो द पेरिसोडेक्टाइला विल फॉल इन दिस मेसोक्सेनिया। देन द पैराक्सोनिया, द आर्टियोडेक्टाइला विल कम टू दिस कैटेगरी। सो इनके डिटेल क्लासिफिकेशन को जो है समराइज़ करना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सिंगल लेक्चर। तो फर्दर जो भी लेक्चर्स हैं हम सबके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी are going to prefer this only book, the Parker and Haswell's 7th edition, the textbook of Zoology Vertebrates by Marshall and Williams, volume 2. Okay, so the volume 1 is dedicated for the invertebrates, but the volume 2 is totally dedicated for the chordata. तो हम उस volume 2 को prefer करते हैं। This book is easily available in the internet. You can directly go and study about the detailed thing of classification, and you can see the William A. Haswell is the person, and the T. Jeffrey Parker. So these two person, they definitely did a wonderful job and provided this content to us to understand the concept of classification of kingdom Animalia. So you can go for this thing. Thank you so much for listening very carefully.